हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी सी मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ। Some of these are quite familiar to us. However, we do not necessarily use all of them. We have learned to use some of things that are available in nature. For example, water. The natural things that man uses are called natural resources. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ में प्रेजेंट हैं और इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, लेकिन हम सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते। हमने ये सीखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं जो हमारे यूज़ के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, और ये नेचुरल चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है, जिसे हम अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। Man fulfills his needs using these natural resources. Air, water, soil, land, minerals, plants, and animals are all natural resources. Most of the natural resources are limited in nature, therefore, they are invaluable. अब हर ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो ये नेचुरल रिसोर्सेज ही पूरी करते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज में आता क्या है? एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स। मेनली मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में हैं, इसीलिए उनकी कोई भी वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। अब आपको जो पानी मिलता है, आप उसकी कोई कुछ भी वैल्यू नहीं लगा सकते। क्यों वैल्यू नहीं लगा सकते? क्योंकि वो इनवैल्यूएबल है। वो इतना ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए कि उस चीज़ के बिना आपकी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है। जो ग्राउंड वाटर है, रिवर वाटर है, ऐसा वाटर जिसे हम पी सकते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज इनवैल्यूएबल होते हैं। Of these, air is such a resource that is available in plenty. This resources never deplete. However, its quality can change. We need air for various purposes, right from breathing to burning. अब एयर जो है, हवा, ये भी एक रिसोर्स होता है जो अनलिमिटेड अवेलेबल है, प्लेंटी में अवेलेबल है। अब ये जो रिसोर्स होता है हवा, हवा कभी भी कम नहीं होता। हवा ज़्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है, लेकिन हवा की क्वालिटी चेंज हो जाती है। और हमें हवा की ज़रूरत बहुत सारे कामों के लिए पड़ती है। हमारे सांस लेने से लेकर चीज़ों को जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। फिगर 8.2 to 8.13 गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ वी यूज़ सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हम जो आगे फिगर 8.2 देखेंगे, उससे लेकर फिगर 8.13 तक हम अलग अलग यूजेस देखेंगे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से स्टार्ट होता है फिगर 8.2। सबसे पहला आप एग्रीकल्चर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हुआ? आप लैंड का यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं। 8.3 में आप फिशिंग देखेंगे। फिशिंग में आप क्या करेंगे? आप नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज़ करें? फिशेस जिन्हें आप सेल करेंगे वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। 8.4 में आप कलेक्शन ऑफ हनी देखेंगे। आप मधुमक्खी का जो छत्ता है उसे यूज़ कर रहे हैं, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। उसमें जो हनी अवेलेबल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ड्रॉइंग वाटर, आप अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं और फिर उसे यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर। गैदरिंग वुड, लकड़ी भी एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे आप जमा कर रहे हैं। 8.7 में आप माइनिंग देख सकते हैं। आप लैंड के अंदर से जो डिफरेंट मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, सब निकाल रहे हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। मैसन एट वर्क, अब जो ह्यूमंस वर्क कर रहे हैं, अब आप बोलेंगे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कहाँ हुआ? ये जो डिफरेंट चीज़ें बनी हुई है, ये सारी नेचर से ली हुई चीज़ों से ही बनी हुई है। एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, ओशनिक वाटर जो होता है उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो सॉल्ट भी एक नेचुरल रिसोर्स ही होता है। नाउ कलेक्शन ऑफ रबर लेटेक्स, आप जो ट्री होता है उससे जो रबर निकाला जाता है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स होता है। गैदरिंग ऑफ रेजिन फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से जो रेजिन निकाला जाता है वो भी नेचुरल रिसोर्स होता है। और लास्ट है विंड मिल, हवा।
हवा का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स ही होता है. In some of the figures, man is showing doing different tasks. Each of the tasks is related to some resource. Let us consider each of these resources. अब हमने जो फिगर 8.2 से 8.13 देखा, इनमें अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिखे. हमें ये दिखा कि ह्यूमंस अलग अलग काम कर रहे हैं जो रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं. In figure 8.2, man is seen plugging the land. The farmer plugs the soil layer and makes the land cultivable. In this cultivable land, he grows various crops and fulfills his own and others' need for food. अब फिगर 8.2 में आपने क्या देखा? आदमी देखा जो अपने खेत की प्लगिंग कर रहा है. अब ये जो फार्मर है ये सॉइल के लेयर्स को प्लग करता है ताकि जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेबल बने. अब ये जो कल्टिवेबल लैंड होता है इसमें वो बहुत सारे क्रॉप्स होता है जो उगाता है और अपनी नीड्स और दूसरों की जो नीड्स है फूड की नीड वो पूरी करता है. फॉर दिस पर्पस ही यूजेस द सॉइल दैट इज़ नेचुरली अवेलेबल ऑन लैंड एज अ रिसोर्स. और इस काम के लिए वो मिट्टी का यूज़ करता है जो नेचर के थ्रू हमें मिली हुई है. Soil is used all over the world and therefore soil is very important resource for agriculture. सॉइल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है और सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है जिसके बिना एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती. सॉइल फॉर्मेशन मेनली डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल रॉक, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक components, slope of the land and time. According to the types of rocks and climates in different regions, different types of soils are formed. अब ये जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ये मेनली किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो सॉइल फॉर्म हुआ है वो उसका ओरिजिनल रॉक क्या था, किस क्लाइमेट में बना, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या थे उसमें, स्लोप क्या था ऑफ लैंड, समय क्या था और इसके हिसाब से कैसा रॉक है, उसका टाइप क्या है. नेक्स्ट किसी भी जगह का क्लाइमेट या किसी भी टाइप के रॉक का फॉर्मेशन होता है. अ लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सॉइल एज इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. अ पीरियड ऑफ अबाउट 1,000 years may be required for development of a 2.5 centimeter thick layer of soil. अब ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ये होने में बहुत साल लगते हैं और लगभग 1,000 साल लगते हैं सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के थिक लेयर ऑफ सॉइल को बनने में. फिगर 8.3 and 8.5 show a man catching fish and another drawing water from a well. In these pictures, man is seen using the natural resource water for fulfilling his needs. जो फिगर 8.3 है और जो फिगर 8.5 है इस पे हमने देखा कि एक आदमी फिशिंग कर रहा है. नेक्स्ट में हमने देखा कि एक आदमी कुएं से पानी निकाल रहा है. तो ये जो भी पिक्चर्स है इस पे हमने देखा कि ह्यूमंस किस तरीके से अपनी जो नीड है ऑफ वाटर वो फुलफ़िल कर रहे हैं और वाटर को एज अ नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं. राइट फ्रॉम द टाइम वी गेट अप इन द मॉर्निंग वी कीप ऑन यूजिंग वाटर टिल वी गो टू बेड एट नाइट. This shows how important water is as a natural resource. The entire living world depends on this resource. तो हम जो सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमें पानी की ज़रूरत होती है और पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है जिसके बिना हमारा एक दिन भी नहीं चल सकता. See figure 8.9, it shows how we obtain salt from sea water. We make use of salt in our day to day life. अब ये हम आने वाले हैं अभी फिगर 8.9 पे. यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था फिगर 8.9 एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो सॉल्ट होता है उसे ऑब्टेन किया जाता है ओशनिक वाटर से और किस तरीके से सॉल्ट को बनाया जाता है. Water is available in huge quantities on earth. Of this, a large quantity is salty. Only some quantity of the total water is usable. A very large quantity of water is available for use. However, even this water is sufficient for all of us. अब जो वाटर है वो अर्थ में बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है और इसमें से इस ह्यूज क्वांटिटी में से मैक्सिमम जो पानी है वो नमकीन है, सॉल्टी है. सिर्फ थोड़ा ही पानी बचता है जो हमारे काम का है.
और ये जो थोड़ा पानी की मैं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ 0.003% ऑफ वाटर है जो हमारे एक्चुअल यूज़ में आ सकता है, लेकिन इतना पानी हमारे लिए सफिशेंट नहीं होता। फिगर 8.6 shows some individuals collecting wood from the forest. Similarly, some people are shown collecting different items in the forest like honey, resin, rubber, latex, etc. In order to fulfill our needs, we collect various products from plants in nature. आपने फिगर 8.6 देखा होगा, उसमें एक आदमी है जो लकड़ियाँ काट कर लेकर जा रहा है। सिमिलरली अलग अलग फिगर 8.4, 8.10, 8.11, इन सब में हमने देखा कोई हनी निकाल रहा है पेड़ से, मतलब हनी कॉम से, कोई रेजिन निकाल रहा है, कोई रबर लेटेक्स निकाल रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम लोग अपनी ज़रूरतों के लिए प्लांट्स के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। देयर आर वेरियस प्लांट्स ऑन लैंड सरफेस। प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। अब हमारी जो लैंड है उसमें अनलिमिटेड प्लांट्स हैं और प्लांट्स को ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में क्लासिफाई किया गया है। मैन हैज सक्सेसफुली experimented with some grasses to obtain food grain. This helped him to avoid painful wandering for gathering food. He began to live a settled life. The basins in the Huang He, Sindhus, Nile, Euphrates are some of the areas where such settlement flourished in the past. You have studied in class 5. अब जो ह्यूमंस थे स्टार्टिंग में, जब धीरे धीरे अर्ली मैन का टाइम था, उस समय हंटर्स थे और गैदरर्स थे। सिर्फ जानवरों को मारते थे और फूड कलेक्ट करते थे और माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, सिर्फ खाने की खोज में। लेकिन जब एग्रीकल्चर का को इन्वेंट किया ह्यूमंस ने, जब अलग अलग ग्रासेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया और ये जाना कि फूड ग्रेन खाने के लायक ग्रासेस कौन कौन से हैं, तो इस चीज़ ने बहुत हेल्प की ह्यूमंस को। जो ह्यूमंस अलग अलग जगह खाने की तलाश में घूमते थे, वो चीज़ ख़त्म हो गई और फिर ह्यूमंस एक जगह पे सेटल लाइफ जीने लगे। अब जो बेसिन है ऑफ ह्युआंग ह्यू, सिंधुस, नाइल, यूफ्रेट्स, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पहले ज़माने में इस तरीके का सेटलमेंट होता था। ये चीज़ हमने क्लास 5th में भी पढ़ी है। We obtain products like wood, rubber, resin, medicinal plants, etc. from forest. If we consider the region from the equator to poles as per the temperature zones, we find the following types of natural vegetation: equatorial, evergreen, deciduous, tropical, grassland, thorny scrubs, temperate grassland, mixed forest, broad-leaved, coniferous and tundra. तो जो फॉरेस्ट होता है वहाँ से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे वुड मिलता है, रबर, रेजिन, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एसेट्रास। और हम इक्वेटर से लेके पोल तक का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर जोन पे देखें तो हमें बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशंस दिखेंगे, जैसे इक्वेटोरियल, एवरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, ग्रास लैंड, थॉर्नी स्क्रब्स, टेम्परेट ग्रास लैंड, मिक्सड फॉरेस्ट, ब्रॉड लीव, कॉन्फ्रस, टुंड्रा। आप ये जो पिक्चर दी हुई है आप इसमें देख सकते हैं। मैनी एनिमल्स मेक दीज फॉरेस्ट देयर हैबिटेट। Animals who prey on the plant-eating animals also live in the forest. Thus, many food chain develop in the forest. बहुत सारे एनिमल्स भी ये अलग अलग फॉरेस्ट में रहते हैं और ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स को ही खाते हैं वो भी इन फॉरेस्ट में रहते हैं। इस कारण से इन फॉरेस्ट में एक अच्छा फूड चेन चलता है। फॉरेस्ट और ग्रास लैंड आर द habitats for many animals. It is basically due to plants that we have got animals as a natural resource. Plants also grow in water. जैसे फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ये एनिमल्स के लिए हैबिटेट है, एनिमल्स के लिए घर है। और बेसिकली प्लांट्स के कारण ही हमें एनिमल्स मिले हैं एज अ नेचुरल रिसोर्स। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन वाटर, और प्लांट्स पानी में भी ग्रो करते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली दैट इन फ्यूचर वी शेल हैव टू डिपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और जिस तरीके से हम अनलिमिटेड ट्रीज़ काट रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हो चुकी है कि पेड़ बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और हम इतना ज़्यादा
प्लांटेशन का काम भी नहीं करते, तो कुछ साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि हमें एक्वेटिक प्लांट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा अपने सारी नीड्स पूरी करने के लिए। Figure 8.13 shows an as carrying a load. Men makes use of animals for a variety of reasons. Horse, oxen, camel, asses, etc. are the animals employed for plugging, riding, transportation goods, etc. Goats, cows, buffaloes are used as milk animals. Meat, eggs, bone powder, hide, etc. are the products we get from animals. अब आपने जो फिगर 8.13 देखा, उसमें आपने एक एस देखा। एस मतलब होता है गधा, देखा, जो सामान लोड करके लेकर जा रहा है। मैन जो होता है वो अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करता है अलग अलग कामों के लिए। हॉर्स, ऑक्सन, कैमल, एसेस, ये सारे एनिमल्स हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है प्लगिंग के लिए, राइडिंग के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गोट्स हैं, काउज है, बफेलोज है, इन सब का यूज़ किया जाता है मिल्क के लिए। मीट, एग, बोन पाउडर, हाइड, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। फिगर 8.7 shows that rock is being loaded into a truck from the mining area. We have seen earlier that rock is a mixture of minerals. Minerals are inorganic substances that form in naturally occurring chemical processes. अब फिगर 8.7 में हमने क्या देखा कि रॉक है जिसमें बहुत चीज़ें लोड की जा रही है इनटू द ट्रक। एक रॉक है जिसे लोड किया जा रहा है इनटू द ट्रक माइनिंग एरिया से। और हमने अर्लियर जाना था इसके प्रीवियस चैप्टर में कि रॉक मिक्सचर होता है मिनरल्स का। मिनरल क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नेचुरली किसी केमिकल प्रोसेस से बनकर मिलते हैं, इसीलिए ये भी एक नेचुरल रिसोर्स ही होता है। We get different metals and chemicals from the minerals. Some chemicals are used in preparing different medicines. Minerals are generally classified as metallic and non-metallic minerals. बहुत सारे मेटल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमें इन मिनरल्स से मिलते हैं। कुछ केमिकल्स को अलग अलग मेडिसिन्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मिनरल्स को जनरली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग different metals such as iron, bauxite, etc. And non-metallic minerals are used in obtaining various chemicals like gypsum, rock salt, calcite, etc. अब जो मेटेलिक मिनरल होता है उनका यूज़ किया जाता है या उनसे अलग अलग मेटल्स होते हैं जो निकाले जाते हैं, जैसे आयरन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं उनसे भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो निकाले जाते हैं, जैसे जिप्सम, रॉक सॉल्ट, कैल्काइट एक्सेट्रा। In all the figures except for fishing, all activities of obtaining natural resources are carried out on land. अब सिर्फ जो फिशिंग वाला फिगर था उसे छोड़कर उसके अलावा जितनी भी पिक्चर्स थी सब में हम नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वो लैंड से पा रहे थे। दिस मीन्स दैट लैंड इज़ ऑल्सो एन नेचुरल रिसोर्सेज। लिविंग थिंग्स दैट आर born on land grow, live and die on land itself. Land is an invaluable resource. तो क्योंकि हमने देखा कि एक्चुअली लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं लैंड में ही पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, जीते हैं और लैंड में ही मर जाते हैं। तो लैंड एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। दैट इज़ वाई इट इज़ सोल्ड और बॉट। ऑब्टेनिंग लैंड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ट्रेड आर सम अदर यूजेस ऑफ दिस रिसोर्सेज। क्योंकि लैंड इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है इसीलिए उसे ख़रीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। अलग अलग लोकेशंस में लैंड ख़रीदे जाते हैं, लैंड में बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है और उसे कम्प्लीटली रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द characteristic like physiography, soil, climate, minerals and availability of water in different regions of the world, land is used for various purposes. The proportion of land on earth is 29.20%. Depending on the characteristic of land and climate, where various living things are found on the land in different proportion. अब क्या होता है कि अलग अलग जगह पे लैंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसकी फिजियोग्राफी मतलब किस जगह पे वो लोकेटेड है, मिट्टी कैसी है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन सा मिनरल है उस लैंड पे, कितना पानी उस एरिया में अवेलेबल है, और उस हिसाब से लैंड को अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है।
अर्थ में 29.20% ऑफ लैंड अवेलेबल है, और लैंड के कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है और उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने लोग रहेंगे या कितने लोग नहीं रहेंगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म. और हर जगह के लैंड में इक्वल लोग नहीं रहते. अब जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की जगह है, वो जगह इतनी ठंडी होती है कि वहाँ पे ह्यूमंस नहीं रहते. लेकिन जैसे प्लेट्यू वाली जगहें हैं, वहाँ पे बहुत ह्यूमंस रहते हैं. अब जैसे डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे भी ह्यूमंस कम रहते हैं. तो हर जगह ह्यूमंस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, हर जगह इक्वली ह्यूमंस जाके सेटल नहीं हो जाते. ऐसी जगह जहाँ अच्छा क्लाइमेट है, जहाँ अच्छे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लैंड अच्छा है, ऐसी जगह में बेसिकली ह्यूमंस रहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ट्राई टू adapt to the various geographical conditions like a rocky terrain, steep slopes, flat plains, mountainous regions, forest covered areas, river basins, etc. Man alone attempts to make changes in the prevailing conditions to suit his needs. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं. जैसे कोई रॉकी एरिया है, कहाँ स्टीप स्लोप है, कोई फ्लैट प्लेन एरिया है, कोई माउंटेन का एरिया है, कहीं बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहीं पानी है. तो अलग अलग जगहों में आदमी कोशिश करता है खुद को ढालने की. और ये कोई भी जो मैन होता है वो उसी जगह पे रहता है जो उसकी नीड के हिसाब से सही है, जहाँ पे उसे फील होता है कि हाँ यहाँ मेरी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल है. Every living thing makes use of natural resources according to its need. However, man started using many of these resources for himself alone with the help of intellectual power. सारे living things अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से. अब जैसे हमने पानी की बात की, तो ऑब्वियसली एनिमल्स भी जो डिफरेंट वाटर सोर्सेज हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके पानी पीते हैं, तो यूज़ वो भी करते हैं. लेकिन ह्यूमंस क्योंकि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके पास इतना ज़्यादा दिमाग है, तो ह्यूमंस सबसे ज़्यादा इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. और ह्यूमंस ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अलग अलग तरीके निकाले जिससे ह्यूमंस कम्प्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और आज के समय हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट भी करते हैं. Later, the increase in population and the greed of humans led to exploitative use of resources. This began to upset the balance in nature. This means that it is necessary that men also must use the natural resources only according to his needs and in a judicious manner. और लेटर ऑन जैसे जैसे ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता गया, लोगों की लालच जो है बढ़ती गई, तो लोगों ने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन चालू कर दिया. एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है. लेकिन ह्यूमंस इतने ज़्यादा लालची हो गए हैं कि अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे बिना जहाँ उनको जो रिसोर्स मिल रहा है उसे निकाल रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं और अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं. अब सपोज़ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का अनलिमिटेड यूज़ हो रहा है और आखिरी में पेड़ों को काट भी दिया जा रहा है और इसके कारण बहुत ज़्यादा पल्यूशन भी हो रहा है. तो नेचुरल रिसोर्स को मैन अपनी नीड्स के लिए तो यूज़ कर रहा है, लेकिन मैन को एक सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, एक जुडिशियस मैनर में यूज़ करना चाहिए. तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. और मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने का चैप्टर नहीं है, ये समझने का चैप्टर है, अंडरस्टैंड करने का चैप्टर है कि नेचर कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इसे आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के बेसिस से मत पढ़िए, इसे समझने के और रियलाइज़ करने के बेसिस से पढ़िए कि नेचर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है कि हम नेचर को प्रिजर्व करके रखें. तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.